चैप्टर 86। इस बात को समझकर रूप रिद्धिमा को मैक्स के उस मैसेज के बारे में सब कुछ बता दी। वही राहा जो कियान के कमरे से भागती हुई उधर ही आ रही थी, उसने भी रूप की बोली हुई सारी बातें सुन ली। अब आगे। जैसे ही राहा ने रूप की बात सुनी कि उन सबको इंडिया जाना होगा, वह बिना कुछ बोले वापस कियान के कमरे में भाग गई। रिद्धिमा और रूप ने भी राहा को इस तरह भागते हुए देख लिया था। राहा को इस तरह से भागते हुए देखकर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसके पीछे पीछे वह दोनों भी जाने लगी। उधर कियान के कमरे में कियान अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि अभी के लिए उसकी लिटिल एंजल का उससे दूर जाना ही बेहतर है उसकी सेफ्टी के लिए। अभी के लिए राहा शुभांश के पास रहे, यही उनके लिए बेस्ट चॉइस था। इन 3 सालों में कियान ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था। जहां वह पहले हमेशा हंसता खेलता और सबके साथ हंसता मुस्कुराता रहता था, सबने उसकी जॉली नेचर को ही देखा था। लेकिन इन 3 सालों में उसने अपने आप को इतना बदल लिया था कि आज उसको देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह वही 3 साल पहले का कार्तिक है जो सबके साथ हमेशा हंसी मजाक किया करता था। कार्तिक का बात करने का तरीका, उसका पर्सनैलिटी, उसका बॉडी लैंग्वेज, सर से लेकर पैर तक सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि हर कोई उसके आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वह सिर्फ अपनी लिटिल एंजल के आसपास ही पहले की तरह चुलबुला बिहेव करता था। उसकी लिटिल एंजल सच में उसके लाइफ में एक छोटी सी एंजल का किरदार बहुत बखूबी से निभा रही थी। इसलिए कार्तिक अभी उसकी लिटिल एंजल से दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी लिटिल एंजल ही एकलौती ऐसी वजह थी जिसने कार्तिक यानी कि कियान को उस वक्त जीना सिखाया था जब उसने पूरी तरह से अपने आप को पत्थर दिल बना लिया था। क्योंकि कार्तिक को तब यही लगता था कि उसके मम्मी पापा के साथ साथ उसकी 2 जुड़वा बहनें भी अब इस दुनिया में नहीं रही। कार्तिक ने लगभग अपनी जीने की सारी वजह को ही खो दिया था। उस वक्त अगर उसकी लिटिल एंजल नहीं होती तब शायद आज कार्तिक भी ना होता। उसकी लिटिल एंजल ही थी जिसने उसे जीने की वजह दी और उसको कभी अपनी जिंदगी से गिव अप करने का ऑप्शन ही नहीं दिया। इसलिए आज राहा की दूर जाने के ख्याल से भी वह पैनिक करने लगा था। इतने सालों से जिसके आंखों से एक कतरा आंसू तक नहीं निकला था, आज उस हार्टलेस इंसान की आंखें नम थी। कियान अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी राहा वहां पर भागती हुई आए और कियान से लिपट गई। राहा को अपनी बाहों में महसूस करते ही कियान, जो पैनिक फील कर रहा था, वह एकदम से शांत हो गया। राहा ने अपनी पकड़ कियान पर से बहुत टाइट कर रखी थी, जो कियान साफ महसूस कर पा रहा था। कियान ने भी बिना वक्त गवाए राहा को अपने बाहों में भर लिया। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। वह दोनों ही काफी है एक दूसरे के लिए। कियान अपनी लिटिल एंजल को अपने बाहों में भरकर सुकून महसूस कर ही रहा था कि तभी उसे राहा की रुंधी हुई आवाज सुनाई दी। राहा कियान के गले लगकर सुबकती हुई बोली, मुझे आपसे दूर नहीं जाना पॉप्सी। देखो ना रूप दी क्या बोल रही है रिद्धि दी को कि हम सबको इंडिया जाना पड़ेगा। और वह ये भी बोली कि आप हमारे साथ नहीं चल रहे इंडिया वापस। मुझे आपको यहाँ अकेले लंदन में छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं भी आपके साथ यही रुकूंगी। मुझे आपके पास रहना है। आप रूप दी को बोलो ना मुझे कहीं नहीं जाना पॉप्सी, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। कियान जो राहा की मौजूदगी को महसूस करके सुकून महसूस कर ही रहा था, राहा की बात सुनकर उसका दिल धकसा रह गया। वह सोचने लगा, क्या उसकी लिटिल एंजल को इंडिया जाने के बारे में पता चल गया, वह भी इतनी जल्दी। फिर उसे राहा की बात याद आई कि उसे इस बारे में रूप से पता चली थी। ये याद आते ही कियान रूप को अपने लाल आंखों के साथ घूरने लगा, जो अभी रिद्धिमा के साथ कियान के बेडरूम के डोर के पास ही खड़ी थी। कियान की लाल आंखों को देखकर रूप डर गई और रिद्धिमा की तरफ थोड़ी सी झुककर धीरे से बोली, रिद्धि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कियान अभी शुभांश जीजू का डुप्लीकेट वर्जन बन गया है। देख कैसे अपनी लाल आंखों के साथ मुझे घूर घूर कर देख रहा है। वही रिद्धिमा को रूप की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस राहा की फिक्र हो रही थी। वह तो कियान की तरफ देख तक नहीं रही थी। भले ही उसकी नजर कियान पर नहीं थी, लेकिन वह अपनी आंखों के कोने से राहा को ही देख रही थी कि कहीं राहा ज्यादा रो तो नहीं रही। इसलिए रिद्धिमा नहीं देख पाई कि इस वक्त कियान के आंखें कितना ज्यादा डरावना, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह लाल लग रहा था। राहा को देखने के बाद रिद्धिमा को ये तसल्ली मिल गई थी कि कियान राहा को संभाल लेगा। वह ज्यादा देर तक कियान के सामने नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उधर रूप इस वक्त कियान को देख रही थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि रिद्धिमा वहां से कब चली गई। वैसे भी रूप इस वक्त शुभांश के डुप्लीकेट वर्जन को एक्सप्लोर करने में बिजी थी। कियान का नेक्स्ट मूव क्या होगा ये जानने की एक्साइटमेंट में वह भी कियान की घूरने की तरीके को कॉपी करने की कोशिश करते हुए कियान को वैसे ही घूरने लगी। वह मन में सोचने लगी, क्या कियान भी उसके हद से ज्यादा खतरनाक शुभांश जीजू की तरह किसी को घूर घूर कर सामने वाले को खून की उल्टी तक करने के लिए मजबूर कर सकता था। ये सोचते हुए उसकी दिमाग में आज सुबह का नजारा घूमने लगा, जब उसने शुभांश को ऐसा ही कुछ करते हुए देखा था। पर उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि शुभांश ने ऐसा किया तो किया कैसे।
अगर वह गलती से आज सुबह कियान के पीठ पर बिल्कुल किसी बेताल की तरह लटक कर शुभांश के बेसमेंट तक नहीं पहुंचती, तो वह शुभांश के स्पेशल एबिलिटी को कभी नहीं देख पाती जो उसने एक्सीडेंटली देख ली थी। दरअसल हुआ ये था कि जब आज सुबह बेसमेंट में शुभांश रूप को मैक्स के साथ वापस जाने को बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा था, उसी वक्त ऑफेंस ग्रुप का एक आदमी अचानक से शुभांश के सामने आकर उस पर हमला करने ही वाला था कि शुभांश के सिर्फ घूरने भर से वह आदमी वही किसी स्टैचू की तरह खड़ा रह गया। पता नहीं उस वक्त शुभांश के नजरों में किस तरह का मिस्टीरियस भाव नजर आ रहा था कि देखते ही देखते ऑफेंस ग्रुप का वह आदमी शुभांश के डार्क ऑरे के प्रेशर को झेल ही नहीं पाया और खून की उल्टी करने लगा। इससे पहले कि रूप आगे क्या हुआ वह देख पाती, मैक्स उसे मेंशन वापस ले आया था। चैप्टर 87। पता नहीं उस वक्त शुभांश के नजरों में किस तरह का मिस्टीरियस भाव नजर आ रहा था कि देखते ही देखते ऑफेंस ग्रुप का वह आदमी शुभांश के डार्क ऑरे के प्रेशर को झेल ही नहीं पाया और खून की उल्टी करने लगा। इससे पहले कि रूप आगे क्या हुआ वह देख पाती, मैक्स उसे मेंशन वापस ले आया था। अब आगे रूप को अपने तरफ ऐसे देखते हुए देखकर कियान की आंखें जो गुस्से से लाल हो गई थी वह और ज्यादा कोल्ड हो गई। कियान को अपनी तरफ ऐसे कोल्ड नजरों से देखता हुआ देखकर रूप घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कियान उसे ऐसे क्यों देख रहा है। जहां तक उसे पता था उसने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे कियान को गुस्सा आए। भले ही उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कियान उस पर गुस्सा क्यों है, लेकिन फिर भी इस वक्त कियान को छेड़ना समझदारी की बात तो बिल्कुल नहीं थी। यही सब सोचकर जब रूप ने रिद्धिमा की रिएक्शन देखने अपनी सर दूसरी तरफ घुमाई कि कियान की गुस्से का रिद्धिमा पर क्या असर हुआ होगा, तो रूप ने देखा कि रिद्धिमा वहां से गायब थी। रिद्धिमा को वहां से गायब देखकर रूप ने और देर नहीं की और वह भी वहां से उल्टे पैर यह बड़बड़ाती हुई भाग गई कि रिद्धि की बच्ची, तूने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे अकेले भूखे शेर के मुंह में छोड़कर ऐसे कैसे भाग गई। तू कब से एहसान फरामोश बन गई। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। अभी तुझे बताती हूँ अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से गद्दारी करने का क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है। जहां शुभांश के मेंशन में एक तरफ कियान रहा कि इंडिया जाने की खबर सुनकर उसे अपने बाहों में भर रखा था, तो वही रूप और रिद्धिमा अपनी बेस्ट फ्रेंड वाली खट्टी मीठी नोक झोंक करते करते अपनी पैकिंग के साथ साथ राहा सुहानी की भी जरूरी पैकिंग करने में लगी थी। दूसरी तरफ लंदन के संजीवनी हॉस्पिटल में सुहानी डॉक्टर तक्ष से शुभांश के हेल्थ रिलेटेड सब कुछ समझने और जानने के बाद डॉक्टर तक्ष से बाय बोलकर शुभांश के कमरे में जा ही रही थी कि उसकी मुलाकात उसकी पापा देव जी और शुभांश का पर्सनल असिस्टेंट मैक्स से हो गई। जब देव जी की नजर सुहानी पर गई तो कुछ सोचकर उनके चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ गया। वह मन में बोले, तैयार हो जाओ मेरे प्यारे सन इन लॉ मेरी बेटी की कहर को झेलने, क्योंकि तुम्हारा ये फादर इन लॉ तुम्हारी लिटिल रैबिट को बहुत बुरी तरह भड़काने जा रहा है। अब जब तुम मुझे अपनी बीवी से दूर रखोगे तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी वाइफी यानी तुम्हारी जान से प्यारी लिटिल रैबिट के करीब नहीं आने दूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें पता है मेरी वाइफी कहाँ है, फिर भी तुम मुझे उसके बारे में बताने को तैयार नहीं हो। अगर तुम मुझे मेरी पत्नी के बारे में नहीं बताओगे तो मैं भी देखती हूँ मेरी प्रिंसेस के साथ तुम भी कैसे सुकून से रहते हो। यही सब सोच सोचकर देव जी मन ही मन डेविल स्माइल करने लगे। सुहानी को देखकर देव जी सुहानी के पास आए और बोले, क्या हुआ मेरा बच्चा, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है मेरे बच्चे ने। सब ठीक तो है ना। डैड को बता सकते हो बेटा अगर कोई बात है तो। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरी प्रिंसेस की सारे परेशानी को मैं खत्म कर सकूं। एक बार डैड पर भरोसा करके तो देखो। अपने डैड की बात सुनकर सुहानी बोली, मैं ठीक हूँ डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। देव जी यह सुनकर बोले, ऐसे कैसे कोई बात नहीं बच्चा, मुझे पता है मेरी बेटी क्यों उदास है। अपने डैड की बात सुनकर सुहानी देव जी को देखने लगी कि आखिर उनके कहने का क्या मतलब है। अपनी बेटी की नजरों को समझकर देव जी बोले, मैं जानता हूँ बेटा तुम इसलिए उदास हो क्योंकि उस खड़ूस ने अचानक ही सबका इंडिया जाने का प्लान बना लिया है ना। यही बात है ना, इसलिए ही तुम उदास होना क्योंकि हम सबको उस खड़ूस की वजह से ऐसे अचानक इंडिया जाना पड़ रहा है, यही बात है ना, बोलो प्रिंसेस। देव जी की बात सुनकर सुहानी हैरान हो गई और बोली, क्या इंडिया, हम सबको इंडिया जाना है, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको किसने बताया कि हम इंडिया जा रहे हैं। ये सुनकर देव जी अपना मुंह बनाते हुए बोले, और कौन बताएगा, तुम्हारा मॉन्स्टर वाले हीरो का ये है ना पर्सनल असिस्टेंट। इसने बताया थोड़ी देर पहले जब मैं कार्तिक बेटे के मम्मी पापा से मिलने उनके वार्ड में गया था। इसलिए मुझे कुछ मत पूछो, जो कुछ भी पूछना है इस मैक्स से पूछो, यही बताएगा सब कुछ। देव जी की बात सुनकर मैक्स बोला, मिस्टर कपूर आप लेडी बॉस को भड़काने की कोशिश मत करिए मेरे बारे में ऐसी बातें बोलकर। इंडिया जाने का डिसीजन मेरा नहीं बल्कि बॉस का है, मैं बस उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ। वैसे भी बॉस जो भी फैसला लेते हैं उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई बड़ी वजह होती है, तो बस के फैसले पर सवाल उठाने से अच्छा है हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। देव जी को भी यह बात अच्छे से पता थी कि मैक्स के बोली हुई हर एक बात में 100% सच्चाई थी, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोले। वही सुहानी अपने डैड को चुप देखकर ना में सर हिला दी और शुभांश के कमरे की तरफ चली गई। सुहानी के पीछे पीछे देव जी और मैक्स भी शुभांश के कमरे में जाने लगे। थोड़ी देर बाद शुभांश के वीवीआईपी रूम में
शुभांश इस वक्त अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था। तभी सुहानी रूम के अंदर आए और शुभांश को देखने लगी, जो आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था। लेकिन शुभांश नींद में नहीं था, वह बस आंखें बंद करके अपनी सोच में गुम था। सुहानी उसके पास आए और गुस्से भरी आवाज में बोली, यह मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हम इंडिया वापस जा रहे हैं? अगर हम जा भी रहे हैं तो इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं पता? सुहानी की गुस्से भरी आवाज सुनकर शुभांश अपनी आंखें खोलकर सुहानी को देखने लगा। न जाने शुभांश के आंखों में ऐसी कौन सी कशिश थी कि सुहानी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जब शुभांश ने देखा सुहानी कुछ बोल नहीं रही है, तो वह अपनी डीप मैनली आवाज में बोला, लिटिल रैबिट, तुम्हें इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं, क्योंकि इंडिया जाने के बारे में अभी अभी ही तय हुआ है। तो मैं तुम्हें पहले से कैसे बताता? ये सब छोड़ो, हमें जल्दी से मेंशन लौटना चाहिए, क्योंकि हमें कल ही इंडिया के लिए निकलना है। उसका बात सुनकर सुहानी कुछ नहीं बोली, बस उसे अपनी गुस्से वाली आंखों से घूरने लगी। चैप्टर 88। जब शुभांश ने देखा सुहानी कुछ बोल नहीं रही है, तो वह अपनी डीप मैनली आवाज में बोला, लिटिल रैबिट, तुम्हें इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं, क्योंकि इंडिया जाने के बारे में अभी अभी ही तय हुआ है। तो मैं तुम्हें पहले से कैसे बताता? ये सब छोड़ो, हमें जल्दी से मेंशन लौटना चाहिए, क्योंकि हमें कल ही इंडिया के लिए निकलना है। शुभांश की बात सुनकर सुहानी कुछ नहीं बोली, बस उसे अपनी गुस्से वाली आंखों से घूरने लगी। अब आगे ये देखकर शुभांश बोला, घूरना बंद करो लिटिल रैबिट। जानता हूँ तुम्हारी मन में बहुत सवाल चल रही होगी, यकीन मानो तुम्हें तुम्हारी सभी सवालों का जवाब मिलेगा भी, लेकिन अभी के लिए हमें मेंशन के लिए निकलना है। इससे पहले कि सुहानी शुभांश को कुछ बोल पाती, देवजी वहां पर मैक्स के साथ आ गए। वह ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि उनकी प्यारी सी प्रिंसेस उनके खड़ूस दामाद की कैसे बैंड बजाती है। लेकिन जैसे ही वह रूम में पहुंचे, वह ये देखकर हैरान रह गए कि उनके प्रिंसेस तो उनके सोन इन लॉ को बिना कुछ बोले अपने मॉन्स्टर वाले हीरो के पास खड़ी है। ये देखकर उनके चेहरे का नूर ही गायब हो गया। लेकिन देवजी अपनी प्रिंसेस की गुस्से से पूरी तरह अनजान थे, जो गुस्सा अभी थोड़ी देर पहले सुहानी की आंखों में शुभांश के लिए दिखाई दे रहा था। देवजी तो ये सोच सोचकर खुश होते हुए आए थे कि अगर उनकी बेटी उनके दामाद से थोड़ी देर के लिए भी नाराज होकर उससे दूर रही, तो उन्हें उनकी बेटी के साथ थोड़ा फादर डॉटर वाला क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। पहले से ही उनका खड़ूस दामाद उनको उन्हीं के बेटी के आसपास थोड़ा सा भी भटकने तक नहीं देता था। उनकी प्यारी सी प्रिंसेस सुहानी, यानी कि हमारी प्यारी चाहत, जिससे उनको अपने काम के चलते बचपन से ही हमेशा दूर रहना पड़ा था, फाइनली जब वह घर वापस लौटे तो वह अपनी प्रिंसेस के साथ थोड़ी फादर डॉटर वाला क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन उनका ये सपना सपना ही रह गया जब उनको पता चला कि उनकी बेटी की शादी इस दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस टाइकून के साथ साथ हजारों फाइटिंग स्किल का मास्टर और द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन का लॉर्ड द आरान ओबरॉय यानी शुभांश के साथ हो चुका है। क्योंकि शुभांश अपनी लिटिल रैबिट को उसके ही डैड के साथ कभी भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं देता था, इसलिए वह भी अपने दामाद से हमेशा सिर्फ इसी वजह से भड़के हुए रहते थे। और उनका दामाद हमेशा उनको और चिढ़ाने में लगा रहता था, और उसे यह करते हुए बहुत मजा आता था। लेकिन शुभांश चाहे जितना भी अपने प्यारे ससुर जी को परेशान कर ले, वह उनका रिस्पेक्ट भी उतना ही करता था। लेकिन उसने यह बात कभी भी देव जी के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि जितना वह उनको परेशान करता रहता था, उससे कहीं ज्यादा वह उनको प्यार और रिस्पेक्ट करता था। लेकिन भले ही शुभांश ये बात देव जी के सामने जाहिर न करें, पर देव जी को भी यह बात बहुत अच्छे से पता था कि उनके दामाद के दिल में उनके लिए कितना ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट है। इसलिए वह भी चाहे जितने ही बार अपने दामाद पर गुस्सा करे, भड़के, या फिर अपने बेटी को अपने ही दामाद के खिलाफ उल्टी सीधी बात बोलकर भड़काते रहे, लेकिन वह अंदर ही अंदर अपने दामाद से बहुत प्यार करते थे और अपने दामाद को बहुत पसंद करते थे, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। लेकिन ये बाप बेटे वाला रिश्ता बिल्कुल टॉम एंड जेरी की जोड़ी जैसा था, जहां हमेशा देव जी अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने ही दामाद से लड़ते रहते थे, वहीं शुभांश भी कम नहीं था। वह भी अपने प्यारी सी लिटिल रैबिट को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, खुद के फादर इन लॉ के साथ भी नहीं। इसलिए दोनों के मन में चाहे जितना ही प्यार और रिस्पेक्ट क्यों ना हो, सुहानी हमेशा उन दोनों की लड़ाई की वजह बन जाती थी। और सच कहा जाए तो इस लड़ाई में देव जी और शुभांश को एक अलग ही मजा आता था। दोनों ही हार मारने को कभी तैयार नहीं होते थे, और अपनी अपनी तरकीबें लगाकर एक दूसरे को परेशान करने का कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते थे। वही देव जी, जिन्होंने सोचा था कि उनकी प्रिंसेस अचानक इंडिया जाने की बात सुनकर उनके दामाद पर गुस्सा कर रही होगी और इस बहाने उनको अपनी प्रिंसेस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा, उन्होंने जब अपनी प्यारी सी प्रिंसेस को उनके हैंडसम से दामाद पर गुस्सा ना करते हुए देखा, तो उनका एक्साइटमेंट से भरा चेहरा, जो अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताने के बारे में सोचकर खुशी से भरा था, अपने प्लान को फेल होते हुए देखकर उदासी से भर गया। तभी शुभांश का नजर देव जी पर गया, और देव जी के लटके हुए चेहरे को देखकर शुभांश को ये जानने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा कि उसके प्यारे से फादर इन लॉ के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। शुभांश ने देव जी को देखकर डेविल स्माइल पास किया और अचानक बेड से उठकर खड़ा हो गया। देव जी शुभांश के डेविल स्माइल को देखकर मन ही मन बोले, जितना खुश होना है हो लो माय डियर सोन इन लॉ। बस हम सब एक बार इंडिया पहुंच जाए,
उसके बाद मैं कुछ दिनों तक तुम्हें अपनी बेटी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। देव जी यही सोच ही रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शुभांश सुहानी को अपने साथ लेकर उनके कान में ये बोलकर उस वीवीआईपी रूम से बाहर चला गया कि स्टॉप कुकिंग अप फैंटेसीज फादर इन लॉ, नथिंग विल हैपन एज यू थिंक इट विल। वही मैक्स जो देव जी के साथ ही आया था, वह अपने बॉस को ऐसे उनके फादर इन लॉ को टीज करते हुए देखकर देखता ही रह गया। एक तो शुभांश का हर एक अंदाज हमेशा से ही हद से ज्यादा एलिगेंस और अद्भुत और से भरा होता था। ऊपर से मैक्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया के सबसे खतरनाक और पावरफुल इंसान किसी को इस तरह से टीज भी कर सकता है। उधर शुभांश के जाने के बाद देव जी अपने ख्यालों से बाहर आए। उनके कानों में अभी भी शुभांश की बोली हुई बात गूंज रहा था। अपने दामाद की बोली हुई बात याद करके देव जी अपने पैर पटकते हुए बच्चों की तरह नाराज होकर उस वीवीआईपी रूम से बाहर निकल गए। देव जी को देखकर मैक्स जो पहले से ही अपने बॉस को अपने फादर इन लॉ को टीज करते हुए देखकर हैरान सा खड़ा था, अभी देव जी जो खुद एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट थे, उनको ऐसे बच्चों की तरह नाराज होकर पैर पटकते हुए जाते हुए देखकर उसका मुंह और ज्यादा खुल गया। चैप्टर 89। देव जी को देखकर मैक्स जो पहले से ही अपने बॉस को अपने फादर इन लॉ को टीज करते हुए देखकर हैरान सा खड़ा था, अभी देव जी जो खुद एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट थे, उनको ऐसे बच्चों की तरह नाराज होकर पैर पटकते हुए जाते हुए देखकर उसका मुंह और ज्यादा खुल गया। अब आगे। शुभांश के जाने के बाद देव जी वीवीआईपी रूम से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बोले, यह मेरा खड़ूस दामाद कभी नहीं सुधरेगा। 3 साल पहले जब मैं आयरलैंड से वापस लौटा था, तब भी मेरे खड़ूस दामाद ने मुझे मेरी बेटी के साथ समय बिताने का मौका नहीं दिया। और अब जब मैं उस बम ब्लास्ट के 3 साल बाद फिर से मेरी बेटी से पहली बार मिल रहा हूँ, फिर भी मेरा खड़ूस दामाद मुझे मेरी बेटी के साथ थोड़ा सा भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं दे रहा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, खड़ूस कहीं के। तुम जानते नहीं हो मुझे। बस एक बार हम सबको इंडिया पहुंचने दो, फिर देखना मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि ससुर ससुर होता है और दामाद दामाद। फैमिली में ससुर का पोजीशन हमेशा दामाद से बड़ा होता है। जिसको आज तुम लिटिल रैबिट बोल बोल कर नहीं थकते, उस बेटी को मैंने ही पैदा किया है, इसलिए उस पर सबसे पहला हक मेरा है। मैंने मेरी प्रिंसेस को पैदा किया, तभी तो तुम्हें तुम्हारी लिटिल रैबिट मिली ना। अगर मैं मेरी प्रिंसेस को पैदा ही नहीं करता, तो तुम्हें तुम्हारी लिटिल रैबिट कहाँ से मिलती। इसलिए तुम्हें तुम्हारे फादर इन लॉ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर तुम हो कि मुझे अपनी ही बेटी के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं दे रहे हो। इसका पनिशमेंट तो तुमको मिलना ही चाहिए, सॉन इन लॉ। यू जस्ट वेट एंड वॉच। देव जी ऐसे ही बड़बड़ाते हुए आकर अपने कार में बैठ गए। मैक्स भी उनके पीछे पीछे भागते हुए आकर उनके साथ कार में बैठ गया। फिर दोनों मेंशन के लिए निकल गए। उधर शुभांश भी सुहानी को लेकर मेंशन के लिए निकल गया था। थोड़ी ही देर में देव जी और शुभांश की कार आकर शुभांश के लंदन वाले मेंशन के सामने रुकी। कार के रुकते ही सुहानी, जो शुभांश के बाहों में दुबकी हुई थी, या यूं कहा जाए कि शुभांश ने अपनी रैबिट को अपने बाहों में जकड़े रखा था, वह छटपटाती हुई बोली, मॉन्स्टर कहीं के, छोड़ो मुझे। घर आ गया है और कितनी देर तक मुझे ऐसे ही पकड़े रहने का इरादा है तुम्हारा। छोड़ो छोड़ो, अभी के अभी छोड़ो, नहीं तो। सुहानी ने इतना ही कहा था कि शुभांश ने उसे घूर कर देखा और उसे छोड़ दिया। शुभांश के छोड़ते ही सुहानी कार से निकली और मेंशन के अंदर भाग गई। सुहानी को इतनी तेजी से भागते हुए देखकर शुभांश कभी अपने खाली बाहों को देखता, तो कभी मेंशन की ओर देखता, जिस तरफ उसकी लिटिल रैबिट भागते हुए गई थी। शुभांश को अपनी रैबिट पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसने सोचा, बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारे सवालों का जवाब दे दूंगा रैबिट। मैं तुम्हारी नाराजगी को मिटा कर रहूंगा, बस कुछ पल। इतना सोचकर वह भी कार से निकला और मेंशन के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे देव जी और मैक्स भी अपने कार से निकले। फिर वो दोनों भी मेंशन के अंदर चले गए। रात काफी हो गई थी। सब ये सोचकर अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए थे कि पता नहीं शुभांश कब उन सबको निकलने के लिए बोल दे और उनको इंडिया के लिए निकलना पड़े। जाने से पहले सारे लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहते थे। शुभांश भी अब तक अपनी सुकून को अपनी बाहों में भरे सो चुका था। उसको नींद की सख्त जरूरत थी, इसलिए सुहानी भी शुभांश को थपकी देकर सुला रही थी। दूसरी तरफ कियान के रूम में राहा रो रो कर कियान के ऊपर ही सो गई थी, और कियान अपनी लिटिल एंजल को देखे जा रहा था। पता नहीं अब वह फिर से कब अपनी लिटिल एंजल को देख पाएगा। इस बारे में सोचकर कियान राहा की सिर सहला रहा था। राहा के अलावा कियान को ऋद्विका रिद्धिमा की ख्याल भी परेशान कर रही थी। वह ऋद्विका के बारे में सोचते हुए खुद से बोला, क्रेजी गर्ल, अब तक तो मैंने तुम्हें मनाया भी नहीं और तुम मुझसे दूर इंडिया जा रही हो। ये सब सोचते सोचते कियान नीचे झुका और राहा की माथे को चूमते हुए बोला, पॉप्सी का इंतजार करना लिटिल एंजल, पॉप्सी भी जल्द इंडिया आएंगे। इतना बोलकर वह राहा को गले लगा कर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी इंडिया जाने के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी देर में सारे लोग शुभांश के प्राइवेट जेट में इंडिया जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। जब सारे लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, एक बड़ा सा शानदार प्राइवेट जेट सबके सामने था। शुभांश की सारी कारें जेट के सामने की तरफ वी पैटर्न बनाकर खड़ी हो गई।
जो देखने में बहुत शानदार लग रहा था। सभी अपनी अपनी कार से निकले और एक एक करके सारे लोग शुभांश के प्राइवेट जेट के अंदर जाने लगे। लेकिन राहा, कियान और देवजी अभी भी बाहर खड़े थे। रूपशित का पेट व्हाइट स्नेक, जिसका नाम विस्पर था, वह भी प्राइवेट जेट के अंदर जा चुका था। उसके लिए शुभांश के प्राइवेट जेट के केबिन क्रू ने पहले ही अलग रूम का इंतजाम कर दिया था, इसलिए विस्पर आराम से अपने रूम में जा चुका था। और रही बात ब्लैकी यानी कियान और रूपशित का पेट ब्लैक पैंथर की, तो वह फिलहाल कियान के पास ही रुकने वाला था। बाकी सारे लोग सेकंड फ्लोर पर अपने अपने सीट पर बैठ चुके थे और शुभांश का बॉडीगार्ड ग्रुप सबसे नीचे वाले फ्लोर में पहुंच चुका था। सब अपने अपने सीट में एडजस्ट हो चुके थे। सबसे ऊपर वाले फ्लोर में शुभांश सुहानी को लेकर बैठ चुका था। लेकिन उसने जब नोटिस किया उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड राहा अभी तक प्राइवेट जेट के अंदर नहीं आए, वह सुहानी से बोला, लिटिल रैबिट तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ लिटिल गर्लफ्रेंड कहाँ रह गई। ये सुनकर सुहानी हाँ में सिर हिला दी और अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप बैठ गई। ये देखकर शुभांश बाहर चला गया। थोड़ी देर में वह कियान, राहा और देव जी के पास पहुंच गया। शुभांश ने देखा राहा कियान के कमर में अपने दोनों पैरों को लपेटकर उसके गर्दन के आसपास अपनी बाहें लपेटे कियान की गार्डन में अपनी चेहरा छुपाकर धीरे धीरे सिसक रही थी। जब शुभांश ने ये देखा उसकी आंखें छोटी हो गई। उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड सिर्फ उसकी थी। अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड को कियान के बाहों में देखकर उसको जलन होने लगा। भले ही वह उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड का पॉप्सी था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि कियान उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड को इस तरह से अपनी बाहों में भर सकता था। वह तो अपने फादर इन लॉ को भी अपने लिटिल रैबिट के आसपास नहीं भटकने देता था, जो उसकी वाइफ और उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड के बायोलॉजिकल फादर थे। और कियान का तो फिर भी उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड से बस दिल का रिश्ता था। कुल मिलाकर बात यह थी, ना वह अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड को उसकी पॉप्सी के साथ देख सकता था, ना अपनी लिटिल रैबिट को अपने फादर इन लॉ के साथ। शुभांश कियान को घूरते हुए बोला, लिटिल गर्लफ्रेंड को नीचे उतारो, जाने का टाइम हो रहा है। फिर उसने राहा से कहा, लिटिल गर्लफ्रेंड इट्स टाइम टू गो, जेट टेक ऑफ के लिए रेडी है। जैसे ही कियान और राहा ने शुभांश की बात सुनी, कियान के साथ साथ राहा की छोटी सी दिल में भी एक अजीब सी दर्द उठने लगी। कियान ने पिछले 3 सालों में राहा का ख्याल रखा था, और अब जब सब लोग वापस जा रहे थे, कियान को छोड़कर जाने का ख्याल भी राहा के लिए सहन करना मुश्किल हो रहा था। कियान ने राहा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। राहा की छोटी बाहें कियान की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसके छोटे छोटे पैर कियान की कमर से लिपटे हुए थे। वह कांप रही थी, उसका चेहरा कियान के कंधे में छुपा हुआ था और उसकी धीमी सिसकियां कियान के दिल को चीर रही थी। कियान ने धीरे से राहा को पुकारा, लिटिल एंजल। कियान की आवाज टूट रही थी, जबकि वह राहा के बालों को सहला रहा था। तुम्हें पॉप्सी के लिए थोड़े दिन मजबूत बनना होगा, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। राहा ने अपना सिर न में हिलाया, उसके आंसू कियान की शर्ट को भिगो रहे थे। नहीं पॉप्सी, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। ये बोलते हुए उसकी आवाज में भारीपन थी, हर शब्द बोलने में राहा को मुश्किल हो रही थी। उसकी पकड़ कियान पर से वक्त के साथ और भी स्ट्रांग हो रही थी। कियान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इमोशंस को काबू में रखने की कोशिश करने लगा। उसने खुद से वादा किया था कि वह नहीं टूटेगा, लेकिन राहा को खुद से दूर करने का ख्याल ही उसे अंदर से तोड़ रहा था। पिछले 3 सालों से वह उसकी दुनिया थी, उसकी जिंदगी जीने का वजह। और अब कुछ ही पलों में वह उससे दूर जा रही थी, उसे इस तरह अकेला छोड़कर। कियान ने गहरी सांस ली और राहा की माथे पर अपने होंठ रख दिए। कियान ने राहा से धीरे से कहा, लिटिल एंजल, पॉप्सी की बात सुनो। कियान ने उसे थोड़ा पीछे हटाकर उसकी आंखों में देखा, जो आंसुओं से भरी हुई थी। ये देखकर कियान अपनी रुमाल से राहा की आंसुओं को साफ करते हुए बोला, पॉप्सी बहुत जल्द इंडिया आएंगे, आई प्रॉमिस माय एंजल। हम फिर से साथ होंगे, बहुत जल्द। लेकिन कियान के वर्ड्स राहा को ज्यादा सुकून नहीं दे पाए। राहा सुबकती हुई बोली, अगर आप नहीं आए पॉप्सी, अगर आप मुझे भूल गए तो। कियान को राहा की बातों से अपने दिल में एक अजीब सा चुभन महसूस हुआ। फिर कियान ने राहा को बहुत सीरियस टोन में कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, मेरी लिटिल एंजल, तुम मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। राहा सिसकती रही, उसकी आंखें कियान के चेहरे को देख रही थी, जैसे उसे कोई ऐसा अश्योरेंस चाहिए जो उन दोनों की जुदाई को आसान बना दे। लेकिन कोई भी शब्द उस दर्द को कम नहीं कर सकता था जो वे दोनों इस वक्त महसूस कर रहे थे। राहा रुआसी होकर बोली, हाँ आपको वापस आना पड़ेगा मेरे पास, और आपको रिद्ध दीदी को मनाना भी तो है। ये सुनकर कियान के होठों पर एक ना देखने वाली मुस्कुराहट आ गई और उसने राहा को देखकर अपना सिर हाँ में हिला दी। शुभांश, जो अभी तक चुपचाप पास खड़ा उन दोनों को ही घूर रहा था, वह आगे बढ़ा। उसकी आवाज में जेलसी थी जब उसने कहा, लिटिल गर्लफ्रेंड, अब चलने का समय हो गया है, हमें जाना होगा। राहा ने शुभांश की तरफ देखा, फिर कियान की तरफ, उसकी छोटी सी बॉडी सिसके उसे कांप रही थी। कियान का दिल उसे इस हालत में देखकर टूट रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसने धीरे से राहा की पैरों को अपनी कमर से अलग किया और उसे नीचे उतार दिया, हालांकि राहा अभी भी उसकी शर्ट पकड़े हुए थी, जैसे वह अभी भी कियान को छोड़ना ही नहीं चाहती।
राहा की हरकत देखकर कियान ने शुभांश की तरफ इस उम्मीद से देखा कि वह इस मामले में उसकी मदद करे। लेकिन कियान ने जैसे ही शुभांश की तरफ देखा, उसने देखा शुभांश उसको ही अपनी जलती हुई नजरों से घूरे जा रहा है। शुभांश के एक्सप्रेशन को देखकर कियान बुरी तरह डर गया और मन ही मन बोला, अरे बाप रे, सुपर बॉस तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। अगर मैंने जल्दी ही राहा को जाने के लिए नहीं मनाया तो न जाने सुपर बॉस मेरा क्या ही हाल करेंगे। हे भगवान, क्या सुपर बॉस को इस बेचारे से बच्चे पर जरा सा भी दया नहीं आ रही, जो इस बेचारे से बच्चे को इतनी डरावनी नजरों से ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं उनकी लिटिल गर्लफ्रेंड को उनसे छीन रहा हूँ। ये सब सोचते हुए कियान ने हड़बड़ा कर अपनी नजरें शुभांश से हटाकर राहा को देखने लगा, जिसकी चेहरा अभी तक फिर से आंसुओं से भर चुका था। कियान ने राहा के आंसू से भीगी चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसकी कान में फुसफुसाते हुए कहा, लिटिल एंजल, मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस, हम रोज बात करेंगे। ठीक है। देखो तुम्हारा जलकुकड़ा बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा जल रहा है हम दोनों को देखकर। जल्दी से जाओ आप, नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड का गुस्सा कभी भी फट सकता है। कियान ने शुभांश की तरफ आंखों से इशारा करते हुए राहा से कुछ इस तरह से बोला जैसे शुभांश उसकी बात थोड़ा सा भी सुन न पाए। कियान की बात सुनकर राहा ने ना में सिर हिलाया, उसकी पकड़ अभी भी कियान की शर्ट पर जमी रही। शुभांश से जब और रहा नहीं गया तो शुभांश रात के सामने आकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो लिटिल गर्लफ्रेंड, आप बॉयफ्रेंड के साथ रहना जब तक पॉप्सी भी हमारे पास वापस आ जाएंगे। राहा थोड़ी देर के लिए झिझकने के बाद शुभांश का हाथ थामा, लेकिन उसकी उंगलियां कियान की शर्ट को आखिरी पल तक पकड़े रहीं। जब वह जेट की सीढ़ियों तक पहुंची तो उसने आखिरी बार कियान की तरफ देखा। वह अपनी चाइल्डिश आवाज में चिल्लाती हुई बोली, पॉप्सी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कियान ने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि आंसू अब उसकी आंखों से बहने ही वाले थे। कियान ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी लिटिल एंजल। ये बोलते हुए उसकी आवाज भारी थी। उन दोनों के बीच के प्यार को देखकर शुभांश के होठों पर भी एक ना देखने वाली मुस्कुराहट आ गई। लेकिन कुछ पल में शुभांश ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली और राहा को अपनी गोद में लेकर अपने प्राइवेट जेट के अंदर चला गया। कियान वहां खड़ा रहा जब तक जेट का डोर बंद नहीं हो गया, जब तक शुभांश का प्राइवेट जेट का इंजन टेक ऑफ के लिए स्टार्ट नहीं हो गई। शुभांश के प्राइवेट जेट को टेक ऑफ करता हुआ देखकर कियान को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी दुनिया रुक गई है। थोड़ी ही देर में शुभांश का प्राइवेट जेट कियान की नजरों से ओझल हो गया। ये देखकर कियान को ऐसा लग रहा था जैसे कियान का एक हिस्सा भी राहा के साथ चला गया हो, उसे अकेला छोड़कर, आंसुओं के साथ। कियान इस वक्त बस एकटक अपने आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था। तभी केविन भागते हुए वहां आया और कियान से बोला, ऑफिसर कियान, हॉस्पिटल से कॉल है आपके लिए। ये सुनकर कियान की तंद्रा टूटी। उसने केविन से मोबाइल लिया और बात करते हुए अपने कार की तरफ जाने लगा। केविन भी उसके पीछे पीछे भागा। कुछ देर बाद वह अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गया। चैप्टर 90। ये सुनकर कियान की तंद्रा टूटी। उसने केविन से मोबाइल लिया और बात करते हुए अपने कार की तरफ जाने लगा। केविन भी उसके पीछे पीछे भागा। कुछ देर बाद वह अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गया। अब आगे कुछ समय पहले की बात है, जब शुभांश राहा को लेकर जेट के अंदर पहुंचा। सारा केबिन क्रू राहा को उनकी बॉस के बाहों में देखकर हैरान रह गए। उनके लिए यह नजारा बेहद चौंका देने वाला था, क्योंकि उन्होंने अपने बॉस को कभी किसी बच्चे को इस तरह से प्यार से पैम्पर करते हुए नहीं देखा था। आमतौर पर शुभांश किसी को भी अपने करीब भटकने नहीं देता था, सिवाय अपनी वाइफ सुहानी चाहत लिटिल रैबिट के। केबिन क्रू के मेंबर्स के लिए यह एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि वह सब शुभांश को सिर्फ एक सख्त और डिसिप्लिन पर्सन के रूप में जानते थे, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के बीच एक क्लियर बाउंड्री बनाए रखता था। लेकिन आज वे अपने बॉस को एक नए रूप में देख रहे थे, एक ऐसा रूप जिसमें उसका स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी पूरी तरह से गायब था और उसकी जगह एक अफेक्शनेट, प्यार करने वाला इंसान था, जो अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड राहा को इस तरह से दिलासा दे रहा था जैसे उनके बॉस के लिए वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। शुभांश के दिल में राहा के लिए एक स्पेशल प्लेस था, और यह बात शुभांश किसी के आगे जाहिर नहीं होने देता था। शुभांश को अपने इनर फीलिंग्स को किसी के सामने जाहिर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आज राहा के आंसुओं ने उनकी कठोरता की दीवार को पिघला दिया, और शुभांश ने अपने लिटिल गर्लफ्रेंड को अपनी गोद में लेकर उसकी छोटी छोटी आंसू की बूंदें पोंछते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, बिना इस बारे में फिक्र किए कि उसके सबॉर्डिनेट्स उसके इस रूप को देखकर क्या सोच रहे हैं या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जेट के अंदर हर कोई ये देख रहा था कि उनके बॉस की यह साइड कितनी अनमोल थी, और वह सब इस हार्ट मेल्टिंग नजारे को देखकर बस चुपचाप खड़े रहे। शुभांश ने राहा को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार से चुप कराते हुए उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह बिल्कुल सेफ है अपनी बॉयफ्रेंड के पास, और उसके पॉप्सी कियान जल्द ही उससे मिलने आएंगे। शुभांश जब राहा को लेकर उसको चुप कराते हुए सुहानी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि सुहानी अपने सिर पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। राहा को शुभांश की गोद में देखकर सुहानी हल्की सी मुस्कुरा दी। शुभांश ने राहा को धीरे से सुहानी के पास बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। सुहानी ने राहा को अपनी बाहों में समेट लिया, फिर वह उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाती हुई बोली, बेबी, सब ठीक होगा। पॉप्सी बहुत जल्द हमारे पास आएंगे। राहा ने सुहानी की सीने में अपना चेहरा छुपा ली
और उसकी सिसकियां अभी भी धीमे धीमे आ रही थी। शुभांश ने सुहानी की तरफ देखा और एक नजर में ही उसने सुहानी की मन में चल रही उथल पुथल को समझ लिया। उसने सुहानी का हाथ थामते हुए कहा, लिटिल रैबिट, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल है, बट आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। सुहानी ने शुभांश की बातों को समझते हुए सिर हिलाया और फिर राहा को थोड़ा और करीब खींच लिया। वह अपनी छोटी सी बहन की आंखों में देखते हुए बोली, बेबी, हम सभी यहाँ हैं और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेली नहीं हो। शुभांश ने सुहानी और राहा दोनों को अपने बाहों में लेकर अपने पास खींच लिया और बोला, हमेशा याद रखना माय टू प्रेशियस लेडीज, चाहे जो भी हो हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। कियान भी जल्द ही हमारे साथ होगा और अब तुम अपनी बॉयफ्रेंड और अपनी बड़ी बेबी के साथ ही रहोगी। राहा ने शुभांश की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सुबकना बंद किया। जब राहा सुनी उसकी बॉयफ्रेंड उसे अपने पास रखेगी तो वह ब्लश करने लगी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। जब शुभांश ने अपनी छोटी सी गर्लफ्रेंड को ऐसे शर्माते हुए देखा तो उसको अंदर ही अंदर बहुत हंसी आने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। फिर धीरे धीरे राहा की आंखें बंद होने लगी। थकान और इमोशनल उथल पुथल के बाद वह सुहानी और शुभांश के बीच में ही सो गई। जैसे ही राहा सो गई, शुभांश ने राहत की सांस ली और सुहानी की तरफ देखा। सुहानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा वक्त लगेगा पर वो ठीक हो जाएगी। शुभांश ने सहमति में सिर हिलाया और फिर अपनी लिटिल रैबिट के पास जाकर उसे गले लगा लिया। हम सब ठीक हो जाएगा, शुभांश ने धीरे से कहा। और इस तरह तीनों एक दूसरे के साथ सुकून पाने की कोशिश में जुट गए, जबकि जेट ने आसमान में अपनी उड़ान भर ली थी। जब राहा गहरी नींद में सो गई, तब शुभांश ने उसे लेकर अपने प्राइवेट जेट के टॉप फ्लोर के एक रूम में आराम से सुलाकर ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। उसके बाद शुभांश रूम से बाहर आया ही था कि तभी उसको सुहानी की घुरती हुई नजर खुद पर महसूस हुई। ये देखकर शुभांश ने एक लंबी सांस ली, फिर अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को राहा की रूम के बाहर उसकी ख्याल रखने के लिए छोड़कर सुहानी के साथ अपने प्राइवेट रूम में चला गया। अपने प्राइवेट रूम में पहुंचने के बाद शुभांश ने सुहाने से बोला, बोलो क्या पूछना चाहती हो तुम। ये सुनकर सुहानी शुभांश को ऐसे देखने लगी जैसे बोलना चाह रही हो, क्या मुझे अभी भी ये बताने की जरूरत है कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। सुहानी की फेस एक्सप्रेशन से शुभांश भी समझ गया कि उसकी लिटिल रैबिट के मन में क्या चल रहा है। शुभांश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सुहानी को सब कुछ बताना शुरू किया। मैंने जो कुछ भी किया यकीन मानो उसमें तुम्हारी ही भलाई छुपी थी। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए ही किया। शुभांश ने इतना ही कहा था कि सुहानी चिल्लाती हुई बोली, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं जानना। मुझे बस इतना बताओ कि आखिर क्यों तुमने 3 साल पहले मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा। क्या कोई और रास्ता नहीं था? क्यों तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझसे छुपाया? क्यों मेरे विश्वास को तोड़ा? मुझसे ये क्यों छुपाए कि तुम कोई नॉर्मल टॉप बिजनेसमैन नहीं, बल्कि द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के हेड लॉर्ड हो, जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। बताओ मुझे सब कुछ जानना है। बताओ। सुहानी का पूरा फेस गुस्से के मारे लाल हो गया था। सुहानी की गुस्से भरी आवाज सुनकर शुभांश और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाते हुए बोला, नहीं, तुम नहीं जान सकती रैबिट। तुम तब तक नहीं जान सकती जब तक तुम मेरे लाइफ के बारे में वह सब कुछ ना जान जाओ जिस बारे में आज तक किसी को नहीं पता। समझी तुम?